नमस्कार, न्यूज ब्लॉग देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी मोहन भागवत की सभा की मंजूरी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख है मोहन भागवत। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान में रविवार को मोहन भागवत की रैली है। एससीआई कंपाउंडर मैदान पर होगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यक्रम। पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी, इसलिए हाईकोर्ट में अपील की गई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ में हालांकि सभा को अब अनुमति दे दी है। रैली में लाउडस्पीकर की आवाज सीमित रखने के निर्देश दिए गए हैं, यानी कि पहले इंतजार ये किया जा रहा था कि अनुमति मिलती है या फिर नहीं मिलती, और इसको लेकर के ही हाईकोर्ट के दरवाजा खटखटाया गया था। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान में रविवार को मोहन भागवत की रैली होनी है, यानी कल इस रैली का आयोजन होगा। एससीआई कंपाउंड मैदान पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यक्रम होना है। पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी, मना कर दिया था और इसलिए हाईकोर्ट में अपील की गई। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ में अनुमति दे दी है। फिलहाल शर्त यह है कि रैली में लाउडस्पीकर की आवाज सीमित रखी जाएगी और तभी आप ये कार्यक्रम कर सकते हैं। और आस्था के महाकुंभ में ओम बिरला की डुबकी। महाकुंभ में सपरिवार स्नान किया स्पीकर बिरला ने। महाकुंभ को आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक बताया गया। बिरला ने देशवासियों के कल्याण की कामना की। संगम में स्नान के बाद ओम बिरला ने कहा कि महाकुंभ समरसता और समभाव का प्रतीक है और सामाजिक एकता का संदेश देता है। बिरला ने महाकुंभ को भारत की सांस्कृतिक धरोहर का अद्भुत उदाहरण बताया है। राजनीति से ऊपर उठकर हमारे देश की आस्था और परंपराओं का भाव है महाकुंभ। ये तमाम बातें ओम बिरला के द्वारा कही गई। हालांकि इस वक्त स्क्रीन पर हमको 3 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं ओम बिरला की इस आस्था की डुबकी की, कि किस तरह से महाकुंभ में अपने पूरे परिवार के साथ ओम बिरला पहुंचे और साथ ही साथ ओम बिरला ने महाकुंभ को आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक बताया। बिरला ने देशवासियों के कल्याण की कामना की। संगम में स्नान के बाद ओम बिरला ने यह भी कहा कि महाकुंभ समरसता और समभाव का प्रतीक है और साथ ही सामाजिक एकता का भी संदेश देता है। बिरला ने महाकुंभ को भारत की सांस्कृतिक धरोहर का अद्भुत उदाहरण बताया है। उन्होंने कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर हमारे देश की आस्था और परंपराओं का भाव है महाकुंभ। और दिल्ली में 19 फरवरी को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। 17 या 18 फरवरी को होगी भाजपा विधायक दल की बैठक। सूत्रों के हवाले से हालांकि ये जानकारी सामने आ रही है। भाजपा हाईकमान की बैठक में तय होगा मुख्यमंत्री का नाम। मुख्यमंत्री पद की रेस में 3 नाम फिलहाल सबसे आगे चल रहे हैं। पहला नाम मनजिंदर सिरसा का, दूसरा रेखा गुप्ता का नाम भी आगे चल रहा है सीएम की रेस में। इसके अलावा जितेंद्र महाजन का नाम भी सीएम की रेस में आगे चल रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जब 19 फरवरी को क्या शपथ ग्रहण समारोह होता है, क्योंकि अभी तक जो सूत्र है वो यही जानकारी दे रहे हैं कि 19 फरवरी को जो असमंजस अभी तक बना हुआ है, क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत तो दर्ज कर ली, लेकिन इतने सालों का जो रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तोड़ा गया है दिल्ली के अंदर, ऐसे में दिल्ली के सिंहासन पे आखिर कौन बैठता है, दिल्ली में मुख्यमंत्री फेस आखिर कौन होता है, कौन जो शपथ लेगा 19 तारीख को, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। जानकारी ये भी है कि 17 या 18 फरवरी को भाजपा विधायक दल की बैठक होगी और इस विधायक दल की बैठक में ये मंजूरी मिल जाएगी कि आखिर वो कौन सा चेहरा है जो कि सीएम होगा दिल्ली का। ये जानकारी फिलहाल अभी तक सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। इसके ऊपर अभी तक पार्टी की तरफ से कोई भी आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। भाजपा हाईकमान की बैठक में सीएम का नाम तय हो जाएगा। मुख्यमंत्री पद की रेस में 3 नाम फिलहाल सबसे आगे चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है मनजिंदर सिरसा का, ये सीएम की रेस में है। दूसरा नाम है रेखा गुप्ता का, ये भी सीएम की रेस में आगे चल रहा है। इसके अलावा सीएम की रेस में जितेंद्र महाजन का नाम भी आगे चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अभी तक का रिकॉर्ड रहा है दूसरे राज्यों में भी, फिर चाहे हम राजस्थान की बात कर लें या फिर मध्य प्रदेश की बात कर लें, वहां पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी जब जीत दर्ज की गई है, लास्ट मोमेंट तक कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता कि आखिर कौन होगा सीएम फेस, कौन होगा मुख्यमंत्री, क्योंकि जितने भी कयास लगाए गए हैं उससे उलट ही हमेशा से नजर आया है और इसलिए भी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि जो 3 नाम है इसमें से नाम हो सकता है कि कोई चौथा नाम भी सीएम की रेस में हो और हो सकता है वही नाम जीत जाए। लेकिन फिलहाल ये 3 नाम सबसे आगे चल रहे हैं और हो सकता है कि 19 तारीख का जो इंतजार है, यानी कि सीएम फेस का तो जो इंतजार है वो 19 तारीख को पूरा हो। और इसी बीच देखिए अरविंद केजरीवाल पर झटके पर झटका। अब दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी भी हाथ से निकलने का खतरा जताया जा रहा है।
आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लिया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और भाजपा पार्षदों की संख्या बराबर हो चुकी है। जल्द ही 11 सीटों पर उपचुनाव होंगे। नतीजे तय करेंगे कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सत्ता रहेगी या फिर नहीं रहेगी। भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। 250 सदस्यों वाले सदन में आम आदमी पार्टी और भाजपा के पार्षदों की संख्या 115 है और अब 7 सदस्यों वाले कांग्रेस पार्षदों की भूमिका भी इसमें अहम मानी जा रही है। यानी कि जहां पर दिल्ली में मिली हार के बाद एक बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो खुद हार चुके हैं, ऐसे में एक और झटका अरविंद केजरीवाल को लगा है, क्योंकि अब दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी भी हाथ से निकलने का खतरा बना हुआ है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद ऐसे जिन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी का रुख कर लिया है, भाजपा का हाथ थाम लिया है, भाजपा का कमल थाम लिया है, और उसके बाद अब आम आदमी पार्टी और भाजपा पार्षदों की संख्या बराबर हो चुकी है और जल्दी उपचुनाव दिल्ली में होने हैं। 11 सीटों पर उपचुनाव होंगे और इसके नतीजे ही ये तय करेंगे कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सत्ता रहेगी या फिर नहीं रहेगी। भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। 250 सदस्यों वाले सदन में आम आदमी पार्टी और भाजपा के पार्षदों की संख्या अब बराबर हो चुकी है, यानी कि 115 हो चुकी है। लेकिन ट्विस्ट क्या है इसमें? ट्विस्ट ये है कि 7 सदस्यों वाले कांग्रेस पार्षद की अब इसमें अहम भूमिका रहने वाली है। देखने वाली बात ये होगी कि आम आदमी पार्टी को यहाँ भी झटका लगता है या फिर यहाँ पर कमाल करके दिखाती है आम आदमी पार्टी, लेकिन फिलहाल खतरों के घेरे में है। लालू के ललकार, तेजस्वी की यात्राएं और नीतीश की योजनाएं। दिल्ली के दंगल के बाद कौन किस पर पड़ेगा भारी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि सभी प्रमुख दलों ने बिहार के मैदान के लिए अपनी कमर को कस लिया है। आरजेडी के अलावा सीपीआई के नेता भी घूम रहे हैं अलग अलग जिलों में। वीआईपी के प्रमुख मुकेश साहनी निकाल रहे हैं आरक्षण यात्रा, जबकि जेडीयू प्रमुख प्रगति यात्रा के जरिए नब्ज टटोलने की कर रहे हैं कोशिश। कांग्रेस भी बिहार में अपना संगठन मजबूत करने का पूरा जोर लगा रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 24 फरवरी को रैली के जरिए बनाएंगे एनडीए के पक्ष में माहौल। भागलपुर रैली में प्रधानमंत्री मोदी देंगे कई सौगातें। दूसरी ओर लालू ने महागठबंधन की ओर से तेजस्वी को सीएम का चेहरा बनाया है। और देखिए, इससे 2 तस्वीरें साफ हो जाती हैं, क्योंकि जो 2 गठबंधन जिसको कह सकते हो बने थे, पहला था एनडीए और दूसरा था इंडी गठबंधन यानी कि इंडी अलायंस। इंडी तो टूट चुका है, लेकिन एनडीए अभी भी कार्य कर रहा है। इसी बीच देखिए, जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर सभी पार्टियां एकजुट हो चुकी है। अलग अलग तरीके से चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं और इसलिए हमने सवाल खड़ा किया पहला कि दिल्ली के दंगल के बाद आखिर कौन किस पर भारी पड़ेगा, क्योंकि जितने भी प्रमुख दल है बिहार के वो चुनावी मैदान में आ चुके हैं। सभी ने अपनी कमर कस ली है, सब लोग अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बना चुके हैं, सब अपनी अपनी रणनीति बना चुके हैं कि आखिर किस तरह से जनता का दिल जीतना है, कौन से वो कार्य हैं जिससे जनता का दिल जीता जाए। आरजेडी के अलावा सीपीआई के नेता भी अलग अलग जिलों में घूम रहे हैं। वीआईपी के प्रमुख मुकेश साहनी आरक्षण यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि जेडीयू प्रमुख प्रगति यात्रा के जरिए नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अलग अलग स्ट्रैटेजी के तहत अलग अलग पार्टी अपने प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। इसी बीच कांग्रेस भी पूरी कोशिश कर रही है अपना संगठन मजबूत करने की और पूरा जोर लगा रही कांग्रेस पार्टी भी। और वहीं देखिए, स्टार फेस कहे जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि लास्ट मोमेंट पर आकर पूरा चुनावी गेम चेंज कर देते हैं, उनकी भी 24 फरवरी को वहां पर एक बड़ी रैली होनी है और एनडीए के पक्ष में माहौल नरेंद्र मोदी बनाएंगे। भागलपुर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सारी सौगातें देने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर लालू ने महागठबंधन की ओर से तेजस्वी को सीएम का चेहरा भी बता दिया है। यानी कि स्ट्रैटेजी पर काम किया जा रहा है। फिलहाल कोशिश यही की जा रही है कि जनता का दिल कैसे जीता जाए। सभी पार्टियां अपने अपने कार्य करने में जुटी हुई है। कोई सीएम फेस बना रहा है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं, जो कि न सिर्फ जनता का दिल जीतने की कोशिश करेंगे बल्कि कई सौगातें भी देंगे। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि बिहार में आखिर क्या जादू चलता है। और महाराष्ट्र में लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण रोकने की तैयारी की जा रही है। फडणवीस सरकार ने बनाई उच्च स्तरीय समिति। लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए कानूनी उपाय किए जा रहे हैं और समिति का अध्यक्ष बनाया गया है महाराष्ट्र डीजीपी को। राज्य सरकार ने संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। समिति अध्ययन के बाद बताएगी कि ऐसी घटनाओं से रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं। समिति अन्य राज्यों में इससे संबंधित कानून का भी अध्ययन
करेगी। यानी कि महाराष्ट्र में लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है और उसको लेकर तैयारी भी सरकार के द्वारा कर ली गई है। फडणवीस सरकार ने उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए कानूनी उपाय इसमें किए जाएंगे और इसमें ये समिति जो कि कानूनी उपाय सुझाएगी भी। इस समिति का अध्यक्ष महाराष्ट्र डीजीपी को बनाया गया है। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। समिति अध्ययन के बाद बताएगी कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है, क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं। हालांकि समिति अन्य राज्यों से भी इस संबंध में कानूनों का अध्ययन कर रही है। और एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर्स ने फिर से एक नया कीर्तिमान रच दिया। दुनिया में किसी भी सरकारी अस्पताल के तौर पर इतिहास रचा गया है। रीढ़ की हड्डी के इतने लंबे हिस्से में फैले ट्यूमर को निकाला गया है और एक सफल ऑपरेशन किया गया है। जयपुर निवासी 30 वर्षीय महिला हाथ पैर के लकवे से पीड़ित थी। बड़े बड़े अस्पतालों ने महिला का इलाज किया लेकिन सफलता नहीं मिल पाई और ऐसे में परिजनों ने एसएमएस अस्पताल का रुख किया और न्यूरो सर्जरी विभाग में महिला मरीज को दिखाया गया। डॉक्टर्स की टीम के द्वारा विश्वास जुटाने पर एसएमएस में ही इलाज का फैसला लिया गया। न्यूरो सर्जरी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर अचल शर्मा और टीम की देखरेख में मरीज को भर्ती किया गया। एमआरआई जांच में बेहद जटिल गांठ का सफल ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर अचल शर्मा, डॉक्टर गौरव जैन द्वारा कुशलता पूर्वक किया गया ऑपरेशन। डॉक्टर मधुर, डॉक्टर हर्षल, डॉक्टर सागर, डॉक्टर शोभा पुरोहित और डॉक्टर नीलू शर्मा का भी इसमें पूरा सहयोग रहा और इस जटिल और सफल ऑपरेशन में करीब 8 घंटे लगे और उसके बाद अब महिला पूर्ववत खड़ी हो सकी अपने पैरों पर। रिकॉर्ड के अनुसार ये ट्यूमर अभी तक का विश्व का सर्वाधिक लंबाई का स्पाइन ट्यूमर है। मेडिकल जर्नल में प्रकाशित होने के लिए भी इस केस को भेजा गया है। और देखिए वो पूरी टीम जिनके द्वारा ये सफल ऑपरेशन किया गया।